डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा सऊदी अरब के दौरे पर हैं, अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। उनका ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है? बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, गालिबन बहुत से रहनुमा वहाँ पे शरीक हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और ज़रा पॉलिटिकल जो टर्मोइल था उसमें ये आर्जी या इसको मुस्तकिल अल्लाह करे कि ये ज़रा सुकून की तरफ जाए मुल्क और बाकी जो मामलात हैं उसकी तरफ देखें। 4-5 वाक़यात बड़ी तेज़ी के साथ 24 घंटों में, ये मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि वाक़यात कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ एक पुरानी सेइंग है कि जी कई दिहाइयों तक कई सालों तक कुछ भी नहीं होता और कभी कभी ऐसा होता है कि चंद दिनों में ऐसे वाक़यात सामने आपके आते हैं जो कि कई दिहाइयाँ जिनमें लगती हैं, यानी आपको लगता है कि एकदम से बहुत कुछ हो रहा है। तो पहले तो ये ज़रा मशरिक़ वस्ता से शुरू करते हैं ना, मिडल ईस्ट से, और वहाँ पर एक नया जो तूफ़ान खड़ा हुआ है जो बड़ा ख़तरनाक है बुनियादी तौर पे, अगर उसको फ़ौरी तौर पे ना रोका गया और तमाम दुनिया पे, पाकिस्तान समेत यूरोप, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ उसके असरात होंगे। अफ़गानिस्तान पे भी, सऊदी अरब पर भी, तुर्की, यूरोप, पूरा रीजन वो जो है, और वो है सीरिया में जो मामलात हैं, शाम में। और शाम में जो मामलात हैं वो ये हैं कि वहाँ पर जो हयात तहरीर शाम है, HTS, वो जो है वो आगे बढ़े वो लोग, और हलब पे और अलेप्पो पे उन्होंने काफ़ी इलाके पे कब्ज़ा किया है। अच्छा, ये जहन में रखें कि जो सीरिया शाम है ना, ये यहाँ पर एक तो अलावाइट्स जो हैं वो जो असद फैमिली है वो अलावाइट्स हैं। अलावाइट्स जो हैं वो अहले तशी नहीं थे एक ज़माने में, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ, एक ज़माने से मुराद ये कि चंद दिहाइयाँ पहले, फिर उनको अहले तशी कहा गया। वो एक पॉलिटिकल कहें या जैसे भी कहें अहले तशी तस्वर होते हैं, लेकिन वो आप समझें कि वो ईरान में जो या इराक में या बाकी जगहों पे जो अहले तशी इसनाशिरी नहीं है, वो अलावाइट्स हैं। और इनको पहले चंद दिहाइयाँ पहले तक हाफिजुल असद जो हैं उनको अहले तशी नहीं कहा जाता था, मतलब ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर बाद में फतवा आया और वो जो है वो लेबनान से फतवा आया और वो उसमें ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इसमें इशू ये है कि जो सीरिया में बाकी मुल्कों से पेचीदा सूरत हाल इसलिए डेवलप हुई कि जब अरब स्प्रिंग ये सो कॉल्ड फसाद शुरू हुआ, तो ये शुरू तो फसाद नहीं था। बुनियादी तौर पे तो वो जो है वो ट्यूनिस में वो एक नौजवान जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा था, वो रोज़ जाके धक्के खाता था, कभी इधर कभी उधर, और वो एक दिन वो उसको मार्केट में जलील किया पकड़ के लोगों ने। वो थाने चला गया, वो पुलिस रिश्वत लेती थी, तो थाने में एक खातून जो पुलिस ऑफिसर थी बैठी हुई ड्यूटी पे, उसने उसको गालियाँ दे दी उस नौजवान को। वो बाहर आया और उसने चौक के ऊपर खड़े होकर अपने आप को आग लगा ली। वहाँ से अरब स्प्रिंग शुरू हो गई, अरब स्प्रिंग वहाँ से शुरू हुई। चंद दिनों के अंदर अंदर वहाँ से ट्यूनिस से वाक फैली, ज़ैनुल आबदीन रोकने की कोशिश की, मुल्क छोड़ के वो फ़रार हुए, ये फैल के आ गई, मिस्र में हंगामे फूट पड़े, वहाँ से हुस्न मुबारक का रिज़ाइन हुआ। जिस दिन हुस्न मुबारक का रिज़ाइन हुआ मैं कायरा में था, पाकिस्तान में शोबे पाबंदी लगी हुई थी, अल्लाह जाने क्यों, कुछ हुआ होगा। तो वहाँ पर यह हुआ कि आखिर वक्त तक ये था कि मतलब हज़ारों की तादाद में तहरीरी स्क्वायर पर लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर हुस्न मुबारक का रिज़ाइन हुआ। हुस्न मुबारक का सारा जो तकिया था वो था अपनी फ़ौज के ऊपर। अल्टीमेटली तो फ़ौजी वापस आ गई, वहाँ पे जनरल सीसी वापस आ गए, लेकिन उस वक्त ये हुआ कि वो ये मैसेज आया था उनकी फ़ौज के सरबराह को कि जब ये हंगामे हो रहे हो तो वी हैव टू लुक टुवर्ड, मतलब दूसरी तरफ देखें आप, ताकि ये हुस्न मुबारक अब ये वो उसका बेटा आगे पीछे, वो बहुत एक बोझ बना हुआ था पूरे मुल्क के ऊपर। अब जनरल सीसी की ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, वो पॉपुलर भी हैं, वो अच्छे फैसले भी कर रहे हैं वहाँ पर। आप देखें तो इजिप्ट बहुत चेंज हुआ है। इसी दौरान ये हुआ कि यहीं साथ ही शाम में हंगामे शुरू हो गए देरिया के इलाके में। अच्छा, वहाँ पर एक बड़ी अजीब बात हुई, जब मैं वहाँ पे सीरिया में काफ़ी दफ़ा गया उसके बाद मुझे बड़ी हैरत हुई। मेरा ये ख्याल था कि शायद ये वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत पसमानदा लोग, गुर्बत होगी, सब कुछ होगा, तो यहाँ पर भी अरब स्प्रिंग, यहाँ पर भी मुजाहरे शुरू हो गए।
वहाँ पे कोई 15-20 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जाके दीवार पे, स्कूल की दीवार पे नारे लिख दिए थे बशारुल असद के खिलाफ। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के कि ये वो इलाका था जहाँ से अरब स्प्रिंग शुरू हुई, जो कि अमीर तरीन और जहाँ पर सबसे ज़्यादा सरमायाकारी की हुई थी बशारुल असद ने। ये मेरे बड़ी हैरान कुन बात थी। तो मैंने वो लोगों से पूछा, मैंने कहा यहाँ पर कैसे हंगामे शुरू हुए हैं? उन्होंने कहा जी यहाँ पर इसलिए शुरू हुए हैं कि जो एलिट क्लास थी, एलिट क्लास, अदालतें, ये सब आपस में मिले हुए थे, तो ये इंट्रा एलिट लड़ाई हुई और उसके बाद हंगामे फूट पड़े। वो एलिट क्लास के हाथ से भी निकल गए हंगामे। वो नीचे लोगों ने कहा कि ये तो सारे एक ही हैं, वो सबको उन्होंने उठा के जबरदस्त, सब कोई इधर गिरा है, कोई उधर गिरा है, कोई हंगामे शुरू। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मामला हाथ से निकलते गए। लेकिन शाम की जो अरब स्प्रिंग थी वो बाकी सारे मुल्कों से मुख्तलिफ थी, क्योंकि वहां ये हुआ कि वहां पर ये जो सबसे पहले तो ये हुआ ना कि वहां पर अगर हम देखें तो वहां पे नुसरा फ्रंट बन गई। पहले शाम में नुसरा फ्रंट बनी। नुसरा फ्रंट जो बनी शाम में बशारुल असद के अगेंस्ट, तो नुसरा फ्रंट पहले तो, उससे पहले तो बल्कि सीरियन फ्री आर्मी बनी ना, एक मुतबादल, जो मैंने कल भी कहा था कि मैं खलीजी मुल्क में बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि जी ये अगले से इस चंद दिनों बाद सदर होंगे बशारुल असद। अच्छा, उसमें ये हुआ कि फ्री सीरियन आर्मी बनी, और एक उसके बाद सीरियन नेशनल गवर्नमेंट भी बन गई, वो जलावतन गवर्नमेंट भी बन गई। उस जलावतन गवर्नमेंट को अमेरिका ने भी तस्लीम कर लिया, तुर्की ने भी कर लिया, और सारे खलीजी ममालिक ने कर लिया उसको। ये बड़ी एक, ये यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ फर्स्ट लाइट, कि ये 2012 गल्फ अरब स्टेट रिकग्नाइज सीरियन ऑपोजिशन को उनको तस्लीम कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ कि लेकिन बाद में ये हुआ कि वो एक उनके, यानी एक तो फ्री सीरियन आर्मी थी ना, वो तो ये था कि जो फौज टूटी थी बशर अल असद की वो, लेकिन उसके बाद फिर सिविलियन गवर्नमेंट भी आ गई, वो टर्की में बेस हुई, अरब मुल्कों ने भी तस्लीम कर लिया, उन्होंने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये उस ज़माने का, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो है ये। और फिर ये 2012 में उसी तारीख, ये 12 नवंबर 2012 को ही अल जज़ीरा जो है वो कह रहा है कि टर्की ने कहा कि ये अपोजिशन करें, और जीसीसी भी आ गया, सऊदी अरब भी आ गया। उस वक्त सऊदी अरब, कतर वगैरह का आपस में मसला नहीं था, तो एक सारी जीसीसी, टर्की, तो सबने एक्सेप्ट कर लिया उनको। लेकिन फिर फटा ये हुआ कि जो हयात तहरीर शाम है, इसमें एक तो ये कि ये पॉपुलर नहीं हो सकी, फ्री सीरियन आर्मी और ये जो सीरियन एग्जाइल गवर्नमेंट थी, ये पॉपुलर नहीं हो सकी। इनका ख्याल था कि हमें बैठे बिठाए जो है ना, बस ये मिल जाएगा सारा कुछ। तो अरब ममालिक भी पीछे हटे, टर्की भी पीछे हट गया इनकी। साथ ही क्या हुआ कि वहां पर एक नुसरा फ्रंट बन गई, और नुसरा फ्रंट इसी में फ्री सीरियन आर्मी में ही, क्योंकि बशारुल असद के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो नुसरा फ्रंट ने कहा कि हमारा जो कायद है वो ऐमन जवारी है। ऐमन जवारी के हाथ पे उन्होंने बैत कर लिया अलकायदा। अच्छा, अलकायदा के हाथ पे बैत कर ली, तो अब अलकायदा बन गई। तो ये जितनी हमायत थी उसकी फ्री सीरियन आर्मी के अंदर से निकली ना वो पार्टी, इन्होंने पीछे किया अपने आप को। अच्छा, पीछे अपने आप को इन्होंने कर लिया। तो उसके बाद ये हुआ कि एक जो है वो फिर मेरे ख्याल से थोड़े ही दिन गुजरे, तो वहां पर उसी फ्री सीरियन आर्मी का एक नया ग्रुप बन के आ गया सामने। वो फ्री सीरियन आर्मी में ही थे, वो जंगजू, उनको कोई इधर से नहीं पैसा मिल रहा था, उधर से मिल रहा था, उस सीरिया में उन्होंने वो जो ग्रुप बना, उसको तारीख में, ये 13 या 14, उसको तारीख में, आज की तारीख में भी याद रखा जाता है दाइश के नाम से। दाइश बन गई, और अबू बकर बगदादी ने ऐलान कर दिया उसमें, और फिर हमारे सामने सारा मामला। सीरिया में जो कुछ हुआ, मैंने कहा ना, वो सारे उस सब से अलग। उसके बाद टर्की, सारे मुल्क पीछे हटे। उसके बाद वही, अच्छा, जब ये फिर दाइश का और अलकायदा की लड़ाई हो गई आपस में, ये नुसरा फ्रंट की और दाइश की आपस में लड़ाई हो गई। लेकिन दोनों जो हैं वो ये हुआ कि कब्जा करते गए, वहाँ मसाजिद पे, वहाँ मज़ारात पे हमले। ये एक, मुझे नहीं पता किसका, ये कोई प्रोजेक्ट था बाहर का कि ये इस्लामी मुल्कों में आपस में एक फितना खड़ा करना।
अरब मुल्क सारे पीछे हटे, तुर्की भी पीछे हटा, सब कुछ, रशिया बीच में कूदा और रशिया ने जो है वो बशार अल असद की मदद की। उसके बाद ही हुआ कि ये दाइश वाइश, अबू बकर बगदादी, ये वो सारा फितना बड़ी हद तक ख़त्म हुआ। लेकिन ये हयात जो HTS है, हयात तहरीर शाम जो है, इन्होंने फिर ये किया कि इन्होंने ये अपनी जगह रहे। ये जो टर्की के साथ का इलाका है, जो इदलिब और एलिपो का इलाका है, अच्छा इस तरह से सूरत हाल वहाँ ऐसी बन गई थी उस वक्त कि जी ये ऐसे जा रहे हैं तो जी ये दरमियान में ये पत्थर है, तो जी इस तरफ इराक है, तो ऐसे पत्थर गिराए तो उन्होंने कहा ये हम इराक में दाखिल हो। मतलब सरहदें ऐसे लग रही थी जैसे नहीं होता वो, उन्होंने कहा ये इराक है, यह इस यहाँ तक हम है, यहाँ तक हम है। मतलब पूरा उन्होंने तहस नहस कर दिए इस फितने ने, जो दाइश नाम का फितना था। उसके बाद ये हुआ कि वो फिर खैर ये ख़त्म हो गया, दाइश वाइश तो ख़त्म हुई वहाँ पे। इन्होंने फिर क्या किया, जो हयात तहरीर शाम है ये अपनी जगह मौजूद रहे, और ये जो है इन्होंने फिर कुछ इन्होंने ऐलान किया कि अहले तशय्युअ भी हमारे साथ हैं, क्रिश्चियंस भी हमारे अंदर, ये मॉडरेट फोर्स हैं, फलाना ढिमाका। लेकिन इन्होंने हालिया दिनों में ये फ़ायदा उठाया कि एक तो हिजबुल्लाह इनके हामी बहुत ज़्यादा, ठीक है, सीरिया तो बहुत हमायत कर रहा था ना हिजबुल्लाह की। दूसरा ईरान उलझा हुआ था अपने मामलात में, और वो इसराइल के साथ और बाकी जो मामला चल रहे हैं। और तीसरा ये था कि तुर्की जो है वो बहुत सारे और मामलात में उलझा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि तुर्की और चूँकि सीरिया की आपस में खटपट चल रही है ये कुर्दों के मामले पे, तो आगे बढ़ो और कब्ज़ा कर लो। तो ये आगे तेज़ी के साथ बढ़े और इन्होंने वो कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। कल भी मैंने बात की थी कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पहले तो दौरा किया दमिश्क का और वहाँ पे बशार अल असद से मुलाकात की। उसके बाद वो गए टर्की अंकारा में, उन्होंने मुलाकात की वहाँ पे उनके वज़ीर ख़ारजा से। और वज़ीर ख़ारजा जो हैं, जो फ़िदान हैं, उन्होंने ये कहा कि सीरिया के जो, क्योंकि देखें बशार अल असद से गलती हुई कि वो एक हुआ ना कि अरब मुल्क मेरे साथ हैं तो मैं अरब लीग में वापस आ गया हूँ। इनको तैयब एर्दोगन ने दावत दी थी, 3-4 दफ़ा कहा था कि आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ, ताकि मामला दोनों मुल्कों के ठीक हो और आपकी सरहदों से ये PKK वगैरह इसको ख़त्म करें। अच्छा, इस पूरे फड्डे में PKK भाग गई कि ये कहीं हम दोनों में से किसी के हत्थे लग गए तो हम पता चला बीच में मारे जाएंगे, तो PKK वाले कहीं दौड़ गए। ये हयात शाम, इनका कोई ताल्लुक PKK से अब नहीं है, PKK वाला फैक्टर गायब हो गया, भाग गया वहाँ से। उन्होंने कहा हटो बचो हटो, दौड़ जाओ। अब ये हुआ कि वो गए टर्की और उन्होंने टर्की में जाके मुलाकात की और टर्की ने कहा कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं। अपोजिशन, अब अपोजिशन में टर्की में तो इसमें शहरी में अपोजिशन कौन सी है, उन्होंने लेकिन सारे बयान दिया, उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ बशार अल असद रब्ता करें। इसी दौरान जो ईरान के सदर हैं उनकी बात हुई जो प्रेसिडेंट पुतिन से, और तय ये पाया कि टर्की, सीरिया और ईरान, ये तीनों ममालिक का एक डेलीगेशन बहुत जल्द, पहले भी इनकी वज़राए दिफा की आपस में मुलाकात हुई थी, वो हतमी हुई, ये जल्द मॉस्को में मिलेंगे। ये मेरे ख्याल से हो सकता है कि इसी हफ्ते चले जाएं। और इसी दौरान बशार अल असद जो हैं उन्होंने बात की UAE के प्रेसिडेंट से, उन्होंने बात की अमीर कतर से, ताकि अरब ममालिक भी इसमें दरमियान में रहें, और उन्होंने बात की फिर जो है वो जाहिर है कि रशिया, इस वक्त रशिया ने बिल्कुल क्लियर स्टांस लिया कि हम बशार अल असद के साथ खड़े हैं और किसी किस्म की डिस्टेबिलिटी इस रीजन में नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बात आपसे कल भी की थी कि चाइना भी बशार अल असद के साथ खड़ा हो गया, तो अब ये आगे मामला नहीं बढ़ेगा। और टर्की भी, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ये मुल्कों के रहनुमाओं को भी चाहिए फिर अपने अंदर कोई रिफॉर्म्स लाएं, कोई मसाइल हल करें लोगों के। ये जहाँ बशार अल असद हैं तो वो ऑलरेडी टर्मोइल है बहुत ज़्यादा, तो ये मेरा ख्याल है कि मामला हल हो जाएगा, ये हल हो जाएगा। इसमें अरब मुल्क या बाकी कोई भी इसमें दिलचस्पी इसलिए नहीं ले रहा
क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनको सबको पता है ये फितना है, ये जो फोर्सेस हैं ये दोबारा अगर मुनज़्ज़म होती हैं तो उसके नतीजे में वो मामला ख़राब होगा। तो सारे मुल्क जो हैं वो इसको यहाँ पे दबा रहे हैं। मैंने कहा ना, माजी में किसी भी दूसरे मुल्क के बरक्स जहाँ पे प्रॉपर हंगामे हो रहे थे, ठीक है ना, यहाँ दाइश बन गई। मतलब सीरिया में दाइश ने जन्म ले लिया इन्हीं मुजाहिरों के दौरान। तो बड़ा ज़रूरी है कि इसको पॉलिटिकली हैंडल करके स्टेबल किया जाए, तो ये हो जाएगा।